नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। शायद उस वक्त मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। आप में से अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो आपने भी ये जरूर देखा होगा कि गांव में बच्चों के जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं तो सभी के मन में छुट्टियों के टाइम पर अपने ननिहाल यानी कि नानी के घर घूमने जाने की बहुत इच्छा होती है और सभी जाते भी हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी नानी के घर ही जाते हैं। कोई अपनी बुआ के यहाँ तो कोई अपनी मौसी के यहाँ घूमने जाता है और बचपन में मैं भी ऐसे बच्चों में से एक था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी अभी मेरी कॉलेज की एग्जाम पूरी हुई थी, तो इस बार मैंने भी सोचा कि क्यों ना नानी के घर घूमकर आया जाए। अब मैं कॉलेज में था तो इतना छोटा भी नहीं था कि अकेले नानी के घर भी ना जा सकूं। इसीलिए मम्मी पापा से पूछकर मैं अकेला ही नानी के घर घूमने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार नानी के घर घूमने जाना मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार मेरे साथ इतना बड़ा और डरावना हादसा होगा, वरना मैं कभी भी नानी के घर घूमने नहीं जाता और इस हादसे के बाद मैं कभी भी अपने मम्मी पापा के बिना अकेला नानी के घर नहीं गया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग यह तो जानते होंगे कि शहरों की तुलना में गांवों में ज्यादा टोने टोटके या फिर काला जादू और डरावनी घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसके साथ ही आपने गाँव में होने वाले टोने टोटके या फिर काले जादू के बारे में तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो फिर आज आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कभी असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आज की कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके ये बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा जो ननिहाल था वो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक था, जो कि मुख्य शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। और नानी के गांव के लिए शहर से जाने वाली बस भी मुख्य गांव से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही हमें उतार देती थी। उसके बाद गांव की तरफ जाने वाले किसी भी वाहन से लिफ्ट लेकर ही हमें नानी के गांव तक पहुंचना पड़ता था, और जो सड़क थी वह भी मेन गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती थी। सड़क से उतरकर लगभग 2 किलोमीटर तक हमें पैदल ही चलना पड़ता था, तब जाकर कहीं हम नानी के गांव में पहुंच पाते थे। और इस बार यह सारा सफर मैंने अकेले तय करने का फैसला कर लिया था। उस दिन दोपहर के लगभग 3 बजे मैं मेरा सारा सामान पैक करके बस स्टैंड के लिए घर से निकल पड़ा। नानी के गांव जाने वाली बस 4 बजे रवाना होने वाली थी। क्योंकि सफर थोड़ा लंबा था, इसलिए बस में सीट लेने के चक्कर में मैं थोड़ा टाइम से पहले ही बस स्टैंड पहुंच गया था। अब जैसे ही घड़ी में 4 बजे बस और मैं, हम दोनों ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े थे। अब जैसे जैसे बस और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा था, क्योंकि अब शाम का वक्त हो चुका था। कई जगहों पर रुककर सवारी उतारने और बैठाने के बाद आखिरकार शाम के लगभग 6:30 बजे बस ने आखिर मुझे भी मेरी मंजिल पर उतार ही दिया। लेकिन मेरी मंजिल अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो मुझे आगे का लगभग 20 किलोमीटर का सफर और तय करना था। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि नानी के गांव से लगभग 20 किलोमीटर पहले से ही हमें किसी दूसरे वाहन से लिफ्ट लेकर नानी के गांव तक पहुंचना होता है, और वो भी लगभग 2 किलोमीटर पहले ही उतार देता है, क्योंकि सड़क गांव के बगल से लगभग 2 किलोमीटर साइड से गुजरती थी। अब उस मोड़ पर उतरने के बाद मैं गांव की तरफ जाने वाले किसी वाहन का इंतजार करने लगा था, जो कि अगर मुझे लिफ्ट दे दे तो मैं गांव के थोड़ा समीप पहुंच पाऊं। इसके बाद मैं वहीं पर खड़ा खड़ा किसी के आने का इंतजार करने लगा। अब मुझे वहां पर इंतजार करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, पर अभी तक भी कोई भी वहां से नहीं गुजरा था। समय के साथ साथ शाम ढलने के बाद अब रात हो चुकी थी, और जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग रात के 8 बज रहे थे। इसके बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ और रुकना ठीक नहीं, मुझे पैदल ही थोड़ा गांव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। शायद कोई रास्ते में मिल जाए तो मैं उससे लिफ्ट ले लूंगा। यही सोचकर मैं अपने बैग को उठाकर नानी के गांव की तरफ चल पड़ा। अब चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। शहर में जैसे रात के 3 बजे जितनी शांति होती है, अब नानी के गांव में रात के 8 बजे ही उतनी शांति थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, और उस अंधेरे में मैं और मेरे सामने सिर्फ वह सड़क थी जिस पर मैं लगातार तेज कदमों के साथ चलते जा रहा था। लेकिन चलने के साथ मन में एक उम्मीद और थी कि काश कोई मुझे लिफ्ट देने के लिए मिल जाए, वरना आज तो मेरे पैरों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि मैं मेरे जीवन में कभी भी इतना पैदल नहीं चला था, इसलिए मुझे ज्यादा पैदल चलने की आदत नहीं थी। अब उस सड़क पर मुझे चलते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था।
और मैंने लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, लेकिन अभी भी मेरे सामने 15 किलोमीटर का सफर बाकी था। अब धीरे धीरे मेरे चलने की हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी मुझे मेरे पीछे दूर से एक रोशनी सी आती हुई दिखाई दी और उसे देखकर मैं रुक गया। मैंने सोचा कि शायद कोई वहां इस रास्ते पर आ रहा है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वह मेरे करीब आ रहा था तो मुझे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह कोई बड़ा ट्रक या फिर बस है। इसके बाद उसे दूर से ही आता हुआ देखकर मैं उसे लिफ्ट के लिए हाथ देने लगा था, क्योंकि अब यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने मन में सोचा कि क्या पता इसके बाद कोई दूसरा वहां आए या ना आए, इसलिए मुझे किसी भी तरह से इस गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर गांव तक पहुंचना था। थोड़ी ही देर बाद हेडलाइट की तेज रोशनी के साथ जब वह मेरे पास आकर रुका तो मेरे गौर से देखने पर मुझे पता चला कि यह तो एक ट्रक है, लेकिन वह ट्रक दिखने में बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था और ट्रक से भी ज्यादा पुराना उसका ड्राइवर लग रहा था। कहने का मतलब है कि उस ट्रक का ड्राइवर बहुत ज्यादा बूढ़ा था। तभी मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए उस ट्रक ड्राइवर से पूछा कि क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस एकटक मेरी तरफ देखता रहा। तभी मुझे लगा कि बूढ़ा आदमी है, शायद कम सुनता होगा और उस पुराने से खटारा ट्रक की आवाज भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इसलिए मैंने अपनी आवाज में थोड़ा जोर लगाकर उसे कहा कि क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे। लेकिन इस बार भी वह आदमी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझे ट्रक में आकर बैठने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह राहत मुझे आगे जाकर एक नई मुसीबत में डालने वाली है। अपना बैग लेकर मैं उस ट्रक में बैठ गया। उस ट्रक में बैठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा वजन उठा रखा हो, क्योंकि उस ट्रक में बैठने के बाद मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी भारी फील हो रहा था। और जो सबसे ज्यादा अजीब बात मुझे लग रही थी वो ये थी कि वह ट्रक ड्राइवर, वह बूढ़ा आदमी ट्रक चलाते वक्त सामने सड़क की तरफ कम और मेरी तरफ ज्यादा देख रहा था। जब कभी मेरी नजर उससे हटती तो मेरी नजर हटते ही वह एक तक मुझे देखता रहता, और जैसे ही मेरी नजर उसकी तरफ पड़ती तो वह अपनी नजरों को चुराकर फिर सामने की तरफ देखने लगता। ऐसा काफी देर तक हो रहा था। अब हम लोग लगभग 5-7 किलोमीटर का सफर तय करके आगे आ चुके थे, लेकिन तभी मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या हुआ काका, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं। तभी उस आदमी ने पहली बार बोलने के लिए अपना मुंह खोला और मुझसे कहा कि मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था। तब मैंने उससे कहा कि दिखता था का क्या मतलब है। तो उसने कहा कि एक बार मेरा बेटा मुझे खाना देकर इसी सड़क से वापस अपने घर जा रहा था, तभी किसी ने रास्ते में ही चाकू मारकर उसे मार डाला। जब उस आदमी ने यह बात बोली तो यहाँ तक तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर मुझे तो सच में मेरी नानी याद आ गई। इसके बाद उस आदमी ने आगे मुझसे कहा कि इसीलिए मुझे इस रास्ते पर जो भी कोई अकेला आदमी आता जाता मिलता है तो मैं उसे जान से मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेता हूँ, और उन्हें मारकर मेरी आत्मा को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बेटे की मौत का बदला ले लिया। और इतना कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। जब वह आदमी हंस रहा था तब मैंने गौर से उसके मुंह की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। और यह सब सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। वह बूढ़ा आदमी उस ट्रक को शुरू से ही काफी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अब उसकी रफ्तार को देखकर मैंने सोचा कि अगर मुझे इस मुसीबत से बचाना है तो क्यों ना मैं चलते हुए इसी ट्रक से नीचे कूद जाऊं। वैसे भी ट्रक की इतनी कोई ज्यादा रफ्तार तो है नहीं जिससे कि मुझे कोई ज्यादा चोट आएगी। और यही सोचकर अब मैं उस आदमी से सीट पर बैठा बैठा थोड़ी दूर जाने लगा था, और अब मैं खिसकते खिसकते खिड़की के काफी करीब आ गया था। और अब मैं वहां से कूदने ही वाला था कि तभी उसे बूढ़े आदमी ने अचानक से ट्रक रोक दिया, और उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और भी ज्यादा चौंक गया। उसने कहा कि कूदना है तो वैसे ही कूद जाओ, मैं ट्रक को रोक ही देता हूं, पर तुम्हें क्या लगता है कि ट्रक से नीचे उतरकर तुम बच जाओगे। मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वह आदमी उस ट्रक को अब दुगनी रफ्तार में भगाने लगा। अब मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि हे भगवान, मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से बचा ले। अब मैं ट्रक चलाते वक्त उस आदमी के हाथ पैरों की तरफ गौर से देख रहा था। तब मुझे दिखा कि वह आदमी ट्रक चलाते हुए काफी ज्यादा कंपन कर रहा है। उसके हाथ पूरी तरीके से कांप रहे थे। तभी मैंने हिम्मत करते हुए उस ट्रक ड्राइवर, उस बूढ़े आदमी से कहा कि तुम मुझे करने वाले हो तो तुमसे डरना तो मुझे चाहिए, पर तुम क्यों इतना डर रहे हो। तो इस बात पर वह बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला और बस चुपचाप ट्रक भगा रहा था। जिस रास्ते पर वह ट्रक भगा रहा था उस रास्ते की सड़क काफी सकड़ी और उबड़ खाबड़ थी। उस सड़क में बहुत ज्यादा गड्ढे थे। तभी अचानक मुझे सड़क पर सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई नजर आई। उस बैलगाड़ी को देखकर मैंने सोचा कि मुझे मेरी जान बचाने का सिर्फ यही एक मौका मिला है, और अगर मैंने इसे भी गवा दिया तो आज मुझे इस बूढ़े आदमी के चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था
कि तभी उस बूढ़े आदमी ने उस बैलगाड़ी को साइड में हटाने के लिए जोर से ट्रक का हॉर्न बजाया और उसके ट्रक का वह हॉर्न इतनी तेज था कि उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो मुझे झटका सा लगा। उस बूढ़े आदमी ने तो उस बैलगाड़ी को साइड में हटाने के लिए उस हॉर्न को बजाया था, पर हॉर्न बजाते ही इसका उल्टा हो गया। उस बैलगाड़ी का जो बेल था वह उस हॉर्न की आवाज से चमक कर साइड में हटने की बजाय उल्टा सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। और तभी पता नहीं अचानक वहां पर कहां से दो आदमी आ गए जो उस बैल को साइड में हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह बैल उस सड़क से साइड में हट ही नहीं रहा था। और अब धीरे धीरे हमारा ट्रक भी उस बैलगाड़ी के करीब जा रहा था। लास्ट में ना चाहते हुए भी उस बूढ़े आदमी को उस बैलगाड़ी के पास जाकर उस ट्रक को रोकना ही पड़ा। जैसे ही ट्रक उस बैलगाड़ी के पास जाकर रुका तो मैंने गौर से उस बैलगाड़ी के पास जो दो आदमी थे उनको देखा। उनको देखने पर मुझे मालूम पड़ा कि ये तो मेरे नाना जी और मेरे मामा हैं। मेरे पास अपनी जान बचाने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं था। मैंने ट्रक में बैठे बैठे ही जोर से आवाज लगाई, मामा जी। मेरी आवाज को सुनकर मेरे मामा मेरी तरफ देखकर चौंक गए और उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग तुम्हें ही ढूंढने के लिए आ रहे थे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने हमें फोन करके बता दिया था कि तुम आज गांव आने वाले हो और काफी देर तक तुम्हारे गांव न पहुंचने के कारण हमें तुम्हारी चिंता होने लगी और इसीलिए हम लोग तुम्हें लेने के लिए आ गए। अभी वह बूढ़ा आदमी उस बैलगाड़ी को कुचलते हुए आगे ट्रक को भगाने ही वाला था कि तभी मैं मौका देखकर ट्रक से नीचे कूद गया। जैसे ही मैं नीचे कूदा तो वह बैल अपने आप ही सड़क के साइड में हो गया और वह ट्रक तेज गति से वहां से गुजर गया। इसके बाद मैं मेरे नाना जी और मामा के साथ उनके घर चला गया और घर जाकर उनको मेरे साथ हुई सारी घटना बताई। तब मेरे नाना जी ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे नाना जी ने मुझे बताया कि इस रास्ते पर एक छलावा है जो अनजान लोगों को देखकर अलग अलग रूप लेकर उनका रास्ता भटकाने की और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैंने एक चीज और नोटिस की। जैसे ही हम लोग घर पर पहुंचे थे तो वह बैल कुछ जरूरत से ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था, मानो उसे जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। तभी मेरे नाना जी ने मुझसे कहा कि यह बैल इंसान से भी ज्यादा समझदार है और भविष्य में होने वाले किसी भी खतरे को भांप लेता है। आज तक इस बैल ने मुझे कई मुसीबतों से बचाया है और इसीलिए रात के समय में इसे अपने साथ लेकर वहां आया था। तभी मैंने मन ही मन उस बैल का शुक्रिया किया, क्योंकि उस दिन उस बैल की वजह से ही मेरी जान बची थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।